वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। कश्मीर में इम्तनात पर एक हफ्ते में हुकूमत नजरसानी करे, सुप्रीम कोर्ट की हुकूमत को हिदायत। कहा, गैर मुअय्यना मुद्दत तक इंटरनेट पर पाबंदी की इजाजत नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने दोहरी जारहियत को बेनकाब कर दिया। गुलाम नबी आजाद का रद्दअमल फैसले को कपिल सिब्बल ने शफाफियत और जमहूरियत की तरफ एक अहम कदम करार दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी का भी आया रद्दअमल सामने। रविंद्र राणा ने इश्तियाल अंगेजी की रोकथाम पर दिया जोर। जम्मू में सिफारतकारों के वफ्द ने की पंडितों से मुलाकात। 2 रोजा दौरे का हुआ इख्तिताम। अल्ताफ बुखारी ने कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर जताई तशवीश। 4TV से बात करते हुए अपने ख्यालात का किया इजहार। अनंतनाग में पीटीडी मुलाजिमीन का एहतजाज, मांगे पूरी करने हुकूमत पर दिया जोर। और जामा मस्जिद श्रीनगर में अदा की गई नमाज जुमा, सिक्योरिटी के लिए किए गए थे वसीतर बंदोबस्त। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। सुप्रीम कोर्ट ने मशरूत तौर पर अपने हुक्मनामे में हुकूमत से कहा है कि वो वादी कश्मीर में ज़रूरी खिदमात के तहत इंटरनेट बहाल करें। कश्मीर में इंटरनेट के बशमूल दीगर पाबंदियों को किए गए चैलेंज से मुताल्लिक अर्जियों पर आज फैसला सुनाते हुए जम्मू कश्मीर इंतजामिया से कहा है कि वो इन तमाम तर इम्तनात से मुताल्लिक एक हफ्ते के दौरान नजरसानी करे। अदालत में जितने भी इम्तनात को चैलेंज किया गया है उनके हुकूमती हुक्मनामों की बाज़ाब्ता आम इशात अमल में लाए। इन हुक्मनामों को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में चैलेंज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने कहा कि इंटरनेट आज लोगों की एक अहम ज़रूरत बन गया है, इसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता और इस पर पाबंदी आयद नहीं की जानी चाहिए। इंटरनेट की मअतली के हर हुक्मनामे को अदालती एहतसाब से गुजरना होगा। इंटरनेट की मुसलसिल मअतली टेलीकॉम ज़वाबित की भी खिलाफ वर्जी है। 4 अगस्त के बाद से कश्मीर में लगाए जाने वाली दफ़ा 144 से मुताल्लिक़ तमाम तर हुक्मनामों को शाये करने की हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तशद्दुद के लिए उभारे जाने के मामले के इंटरनेट को मुनक़ता नहीं किया जा सकता। कश्मीर लॉकडाउन और गैर मुय्यना इंटरनेट की मअतली की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वाज़ेह है 4 अगस्त को मरकज़ी हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर के लिए इंटरनेट और दीगर मवासिलाती राब्तों को मुनक़ता कर दिया गया था। अगरचे कुछ दिनों बाद पोस्टपेड मोबाइल खिदमात बहाल की गई, लेकिन कश्मीर में 5 माह गुजर जाने के बाद भी इंटरनेट खिदमात बहाल नहीं की गई, जिसके नतीजे में कश्मीरी अवाम को सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। जम्मू कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ और दफ़ा 370 के खात्मे के साथ ही मरकज़ी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के लिए इंटरनेट खिदमात मुनक़ता कर दी थी, जो वादी के लोगों के लिए ताहाल मुनक़ता हैं। जस्टिस NV रमन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कश्मीर टाइम्स की एडिटर अनुराधा भासन और कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद की जानिब से दायर करदा दरखास्तों पर जुमा के रोज़ फैसला सुनाया। इंटरनेट की मशरूत बहाली पर फैसला सुनाते हुए हुकूमत को 7 दिनों का वक्त दिया गया है कि वो इस सिलसिले में वजाहत पेश करे। अदालत ने अपने अहकामात में कहा है कि इंटरनेट पर गैर मुअय्यना मुद्दत तक पाबंदी आयद करना टेलीकम्युनिकेशन ज़ाब्तों की भी खिलाफ वर्जी है। अदालत उज़्मा ने इंटरनेट को इजहार राय की आज़ादी का एक जरिया करार देते हुए कहा है कि इस पर तवील वक्त तक पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। पाबंदियों को चैलेंज करने वाले दरख्वास्त गुजारों की वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंतहाई अहम और मिसाली फैसला है। इन्होंने कहा है कि अदालत उस्मा ने कहा है कि इंटरनेट के मुनक़ता करने के नतीजे में लोगों की आज़ादी मुतासिर हुई है और अगर लोगों की आज़ादी पर पाबंदी लगी है तो इस पर हुकूमत को वजाहत पेश करनी होगी। इस तरह की पाबंदियों को आईनी तौर पर परखा जाएगा।
अदालत उस्मा ने कहा है कि इंटरनेट की आज़ादी लोगों के लिए महफूज है और ये आज़ादी इज़हार ख्याल का एक हिस्सा है और इस पर गैर मुअय्यना वक्त के लिए पाबंदी आयद नहीं की जा सकती। एक और वकील ने भी कहा है कि अदालत उस्मा ने कहा है कि इंटरनेट पर पाबंदी हमारे आइन के मुताबिक नहीं है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट है और एक सिग्निफिकेंट वर्डिक्ट है। उसमें कोर्ट ने कहा है कि जो फ्रीडम्स लीग रिस्ट्रिक्ट हुई हैं, कर्टेल हुई हैं कश्मीर में खासकर, उनको अगर स्टेट्स रिस्ट्रिक्ट करती है तो स्टेट को रीजंस देने पड़ेंगे। वो रीजंस जुडिशियल रिव्यू में जाएंगे और वो कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट को मीट करेंगे। उसके बिना वो रीजंस अपहोल्ड नहीं किए जाएंगे। कोर्ट ने कहा है इंटरनेट फ्रीडम प्रोटेक्टेड है, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हिस्सा है। इस तरह इनडेफिनेट इंटरनेट बैन कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल नहीं है। कोर्ट को डायरेक्ट किया गया है सारे ऑर्डर्स को पब्लिश कीजिए, पुराने ऑर्डर्स को भी, उनको 7 दिन के अंदर अंदर रिव्यू कीजिए और वो ऑर्डर्स अगर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव मेजर का नहीं होगा तो रिव्यू कमेटी को डिसाइड करना पड़ेगा। अगर फिर भी वो रहता है ऑर्डर इंटरनेट बैन का तो लोग उसको चैलेंज करेंगे। हाँ, तो इंटरनेट को फ्रीडम ऑफ स्पीच का हिस्सा माना जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट आई है जिसमें 3 और 4 बहुत महत्वपूर्ण चीजें इन्होंने होल्ड की हैं। सबसे पहले ये कि जो हमारा संविधान है उसमें इंटरनेट को एक्सेस करना एक मूल अधिकार है और इस मूल अधिकार को सरकार अगर रिस्ट्रिक्ट करना चाहे तो जो 19(2) के अंदर लिमिटेड ग्राउंड है उसी के बेसिस पर रिस्ट्रिक्ट कर सकती है और किसी बेसिस पर रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बहुत साफ तरह से कहा है कि इनडेफिनिट इंटरनेट बैन ये हमारे संविधान के अंदर परमिसिबल नहीं है और इस तरह का जो ब्लैंकेट इंडेफिनिट बैन हम देख रहे हैं इंटरनेट में देश में आज, वो बिल्कुल परमिसिबल नहीं है। उसके साथ साथ जो 144 की धारा पे जो रिस्ट्रिक्शन इंपोज की गई हैं उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 144 एक तरह से जेन्युइन प्रोटेस्ट, जो पीसफुल प्रोटेस्ट, राइट टू असेंबली जो हमारे संविधान में जिसका राइट है, उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है। 144 का इस्तेमाल जो उसके टेक्स्ट के अंदर बहुत स्पेसिफिक ग्राउंड है, लिमिटेड ग्राउंड है, उसी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और किसी चीज के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। और तीसरी चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि जम्मू कश्मीर की सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे जो ऑर्डर्स थे रिस्ट्रिक्शंस के, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रोड्यूस नहीं किए थे, सिर्फ केवल कुछ सैंपल ऑर्डर्स प्रोड्यूस किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक तो ये बिल्कुल गलत तरीका है, आपको सारे ऑर्डर प्रोड्यूस करने चाहिए थे हमारे सामने, और दूसरा कि सिर्फ हमारे सामने ही नहीं पूरे देश भर में आपको ये पब्लिश करना चाहिए था, क्योंकि पब्लिक को पता होना चाहिए कि उनके जो संवैधानिक मूल अधिकार हैं वो किस बेसिस पे रिस्ट्रिक्ट किए जा रहे हैं। कश्मीर में इंटरनेट की बशमूल दीगर पाबंदियों को चैलेंज करने वाले सीनियर कांग्रेसी कायद गुलाम नबी आज़ाद ने जुमा के रोज सामने आने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया। इन्होंने कहा है कि इस फैसले ने दोहरी जारहियत को बेनकाब किया है। गुलाम नबी आज़ाद ने अदालत उज़्मा के फैसले को तारीखी करार दिया। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि इनफरादी तौर पर जम्मू कश्मीर में हर कोई आज के फैसले के मुंतज़िर थे। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी सरकार को वाज़ेह तौर पर हिदायत दी है कि वो 5 अगस्त से लगाई गई अपनी तमाम पाबंदियों से मुताल्लिक़ हुक्मनामों को शाये करे और इनको कानूनी जांच के अमल से गुजारे। बंदी लगाने का मतलब है कि जो स्वास्थ्य से संबंधित, हेल्थ से संबंधित चीज़ें हैं, डॉक्टर के पास कोई पहुंच नहीं पाए या कोई इलाज नहीं कर पाए, तो ये तमाम चीज़ें केंद्रीय सरकार ने एंटी पीपल पॉलिसीज थी, जिससे कश्मीर में भी नुकसान पहुंचा, जम्मू में भी नुकसान पहुंचा। जम्मू में भी वहाँ बिजनेस खत्म हो गया, कश्मीर में तो बिल्कुल ही जीरो हो गया, शून्य से भी नीचे। लेकिन जम्मू में भी ट्रांसपोर्ट खत्म हो गया और दूसरा बिजनेस, तजारत वहाँ भी खत्म हो गया। तो इस तरह से स्टेट को खत्म कर दिया गया। अब आखिरी उम्मीद जो थी वो जम्मू कश्मीर के अवाम को सुप्रीम कोर्ट में थी। मैं बधाई देना चाहता हूं कि इस बेंच ने न सिर्फ लाखों बल्कि 1.25 करोड़ जम्मू कश्मीर के अवाम के मुताबिक निर्णय दिया है और सरकार को 3-4 चीजें बताई हैं जो हर व्यक्ति के दिल में थी। वो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल पल्स फील कर गया है जम्मू कश्मीर के लोगों को, नब्ज। एक पहले कहा है जिसे मैं पॉलिटिकल तरीके से देखता हूं और सुप्रीम कोर्ट समझ गई है,
ये कहा है कि डिसेंट का मतलब डिस्टेबलाइजेशन नहीं होता। असली इंटरनेट बंद करने का मतलब है और लीडरों को बंद करने का मतलब है कि कोई केंद्रीय सरकार के खिलाफ न बोले। और ये नब्ज, ये पल सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया। क्योंकि जब कभी भी किसी व्यक्ति ने या लीडर ने नजरबंद या जेल से छूटने की एप्लीकेशन दी तो सरकार ने उसे बताया कि हम छोड़ेंगे, लेकिन कंडीशन होगी सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलोगे और जो कानून बनाया है उसके खिलाफ नहीं बनाओगे। तो उसका मतलब है कि ये आतंकवाद और ये तमाम सब बहाना है। असली है कि सरकार के खिलाफ कोई बोलना नहीं चाहिए और जो कानून बनाया है सरकार ने उसके खिलाफ कोई नहीं बोलना। और ये सुप्रीम कोर्ट ने पहली दफा पकड़ लिया है और उसको अपने जजमेंट का हिस्सा बनाया है। इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को बधाई देना चाहता हूँ। कांग्रेस के एक और सीनियर लीडर वो कानूनदा कपिल सिब्बल ने कश्मीर में इंटरनेट और पाबंदियों से मुताल्लिक अदालत उज़्मा के फैसले को शफाफियत और जमहूरियत की एक तरफ एक अहम कदम करार दिया। कपिल सिब्बल ने हुकूमत की जानिब से कश्मीर में आयद करदा पाबंदियों को हदफ तनकीद बनाते हुए मोदी सरकार की पॉलिसियों की मजम्मत की। सालों में जब जब भी ऐसी घटनाएं होंगी तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के बाद ये तय कर दिया है कि बिना सोचे समझे, क्योंकि कोई अगर राजनीतिक किसी ने फैसला किया कि 144 लगाना है तो बिना सोचे समझे 144 नहीं लागू हो सकता। एक बात उन्होंने ये कही। दूसरी बात जो ऐतिहासिक अपने आप में है कि इंटरनेट फ्रीडम भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंतर्गत आता है। और साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जब आप इंटरनेट फ्रीडम पे ऊपर कोई पाबंदी लगाते हो तो ये आपको सोचना चाहिए कि व्यापार पे अगर आप पाबंदी लगाओ तो कितना नुकसान होगा लोगों के लिए। और अस्पताल जाने के लिए अगर आप इंटरनेट बंद कर दोगे तो कितना नुकसान हो सकता है। तो ट्रेड में नुकसान हो सकता है, स्वास्थ्य पे इसका असर पड़ सकता है। और इंटरनेट द्वारा तो आज के दिन सभी कुछ होता है, तो उस पे ऊपर भी पाबंदी आप ऐसे नहीं लगा सकते। और उस पे जब अगर पाबंदी आप लगाओगे तो वो चैलेंज भी हो सकती है और उसको आप रेगुलरली आपको उसको रिव्यू करना पड़ेगा। हर 7 दिन के बाद आपको रिव्यू करना पड़ेगा। ये भी उन्होंने इंटरनेट के बारे में बोला है। और जो भी आप, और साथ में ये लिखा है कि रूल्स में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि इसका रिव्यू हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि ये रिव्यू हर हफ्ते के बाद रिव्यू होना चाहिए। देखिए, जो जहां भी सरकार बिना सोचे समझे, बिना और जब तानाशाही होती है तो निश्चित रूप से ये होता है। और जिस तरह से इन्होंने 370 में बदलाव लाए, जिस तरह से पार्लियामेंट में पेश इन्होंने किया, मैं समझता हूं कि इन्होंने पहले ही फैसला कर लिया था कि हमने बदलाव लाना है, क्योंकि हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा हुआ। ये तो एक राजनीतिक फैसला था और इसलिए इनको लाजमी था कि इंटरनेट बैन भी करें। इंटरनेट बैन क्या, इन्होंने तो लैंडलाइन भी बैन कर दी। 1 महीने के लिए तो लैंडलाइन भी बैन रही। मेरे ख्याल 5 सितंबर तक 2019 5 सितंबर तक लैंडलाइन भी बैन रही। तो लैंडलाइन बैन कर दो, इंटरनेट बैन कर दो, 144 लगा दो और फिर कहो कि हाँ, अगर आप कोई जाना चाहते हो, अस्पताल जाना चाहते हो तो उसकी आप अनुमति ले सकते हो। पर आपने 144 अगर लगा दिया तो अनुमति कैसे लेगा? वो तो घर से बाहर निकल ही नहीं सकता, तो कहां से परमिशन लेगा? वो तो कलेक्टर के यहां जा भी नहीं सकता। तो इन्होंने तो मतलब के करोड़ों लाखों लोगों की जो रोज की जो होती है ना कि रोज का जीना मुश्किल कर दिया। जम्मू कश्मीर में आयद पाबंदियों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बीजेपी ने भी खैर मकदम किया है। बीजेपी तर्जुमान संपत पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा है कि अदालत उज़्मा ने अपनी हिदायत मुश्तरक की है और 5 सवालात के जवाब देने को कहा है। हुकूमत 7 दिन के अंदर अपनी जायजा रिपोर्ट अदालत में दाखिल करेगी। इन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आज़ादी और इजहार आज़ादी और
हिफाजत के दरमियान एक इंसाफ पसंद तवाजुन की जरूरत है। इन्होंने कहा कि वो हुकूमत को इस बात की मुबारकबाद देना चाहते हैं कि रियासत में इतने लंबे अरसे तक अमन कायम है। हुकूमत ने इसके लिए सख्त मेहनत की है। इसके लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। देखिए, जहां तक कश्मीर का विषय है, आज सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है, रादर एक ऑब्जर्वेशन आया है। उसमें 5 सवाल उठाए गए हैं। एक रिव्यू कमेटी की बात की गई है और 7 दिनों के अंदर रिव्यू कमेटी अपने पूरे ऑब्जर्वेशंस को वो आगे रखेगी। हमें रिव्यू कमेटी के रिपोर्ट को वेट करना चाहिए। मूलतः जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, बेसिकली व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड इज दैट देयर हैज टू बी अ फाइन बैलेंस बिटवीन लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बिटवीन सिक्योरिटी एंड लिबर्टी। आप लिबर्टी और सिक्योरिटी के बीच में एक फाइन बैलेंस करना पड़ेगा। बहरहाल हम रिव्यू कमेटी का तो इंतजार करेंगे, मगर फ्रॉम दिस हाई टेबल आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट द गवर्नमेंट। हम सरकार को बधाई देना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आर्टिकल 370 के अब्रोगेशन के पश्चात बहुत प्रोवोकेशन होने के बावजूद भी एक शांति का माहौल पूरे देश में और खास करके जम्मू कश्मीर में बना रहा। जिस प्रकार एक भी गोली नहीं चली, कोई जान नहीं गई, कोई हताहत नहीं हुआ, ये अपने आप में द गवर्नमेंट हैज फेस्ड अ ह्यूज चैलेंज सक्सेसफुली। ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हम नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं और खास करके जम्मू कश्मीर की जनता का धन्यवाद करते हैं। देखिए, इतने वर्षों में जब से हम कश्मीर के विषय को देख रहे हैं, हमने कभी ऐसा नहीं देखा था कि इतने बड़े स्ट्रेच, एक इतने बड़े कालखंड में वायलेंस ना हो और शांति। देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, ये तो कंफ्यूज सरकार है। इनके लिए तो इंडियन आर्मी तानाशाह है, इनके लिए पुलिस तानाशाह है, इनके लिए तो केवल सेपरेटिस्ट ही बादशाह हैं, बाकी सारे तानाशाह हैं। See, there was a time when the Indian Prime Minister, with all due respect, Dr. Manmohan Singh, was seen shaking hands with Yasir Malik, one of the separatists. Gone are those days. ये सेपरेटिज्म का समय नहीं है, ये विकास का समय है। जम्मू कश्मीर में विकास को आगे बढ़ाना, सबके विश्वास को आगे बढ़ाना, और यही हमारा मकसद है। इस मकसद में हम कायम भी हैं और आगे और इसको बढ़ाएंगे। बीजेपी के रियासती सदर रविंद्र सिंह रायना ने इंटरनेट और दीगर पाबंदियों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा है कि अदालत की जानिब से जो हिदायत मिली है, सरकार इस पर अमल दरामद करेगी। इन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में इंटरनेट और दफा 144 से मुताल्लिक जो कुछ कहा है, हम इसका एहतराम करते हैं। ताहम जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ सूरत हाल के पेश नज़र मोबाइल फ़ोन इंटरनेट पर पाबंदी इसीलिए आयद की गई ताकि पाकिस्तानी अलहदगी पसंद अनासिर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए जम्मू कश्मीर में खून खराबा ना कर सकें। इन्होंने इंटरनेट के जरिए इश्तियाल और तशद्दुद भड़काने की कोशिश की रोकथाम को भी ज़रूरी करार दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के अंदर इंटरनेट और धारा 144 के संदर्भ में जो कहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम बहुत सम्मान करते हैं। जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों को देखते हुए, राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए, जम्मू कश्मीर के हालात को देखते हुए इंटरनेट पर, जो मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाया था, जम्मू कश्मीर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट और वाईफाई इंटरनेट चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल फोन्स, टेलीफोन्स हर प्रकार से चल रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मोबाइल इंटरनेट पर जो प्रतिबंध है वो इसलिए लगाना पड़ा, कहीं पाकिस्तानी तत्व, अराजक तत्व, एंटी नेशनल फोर्सेस, सेपरेटिस्ट, टेररिस्ट इसका दुरुपयोग करके जम्मू कश्मीर में खून खराबा कर सकते हैं। आतंकवादी, अलगाववादी और पाकिस्तानी परस्त तत्वों ने हमेशा जम्मू कश्मीर में व्हाट्सएप ग्रुप्स का इस्तेमाल करके, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके हमारे देश के खिलाफ दुष्प्रचार किया है और सेनाओं के ऊपर पत्थरबाजी हो, सेना के कैंपों पर हमले हो, व्हाट्सएप कॉल का दुरुपयोग हमेशा देश विरोधी ताकतों ने किया है। इसलिए देश की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाया था। जम्मू कश्मीर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट और वाईफाई इंटरनेट पहले से चल रहा है। धारा 144 वो भी इसलिए लगानी पड़ी थी ताकि अलगाववादी संगठन, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, आतंकवादी बड़े पैमाने पर कश्मीर घाटी में खराबी न कर सके। माननीय उच्चतम न्यायालय का हम हृदय से सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और इस निर्णय के बाद आगे की प्रक्रिया को सरकार आगे बढ़ाएगी।
अब लेते हैं वक्फा, वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जनवरी से हमने शहरी श्रीनगर में बैक टू विलेज के तर्ज पर बैक टू वार्ड का इनकाद किया है और जितने भी वार्ड्स हमारे 35 या 74 इसमें हमने अल्टरनेटिव रखा है प्रोग्राम और हमारे ऑफिसर्स और लाइन डिपार्टमेंट सेशन डिपार्टमेंट्स रहेंगे वहाँ पे और लोगों से हमारी यही गुजारिश है कि वो जोक आए और अपनी कंसर्न्स अपनी प्रॉब्लम्स वहाँ पर रखें ताकि हम इनका अजाला ढूंढें। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। अमेरिका के बशमुल मुख्तलिफ ममालिक के 16 सिफारतकारों ने आज जम्मू में मुख्तलिफ इजलासों में शिरकत की। जम्मू में सियासी कायदीन, समाजी जहदकारों, वाल्बकी समाज से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और कश्मीरी पंडितों के बशमुल मुख्तलिफ नुमाइंदगियों से इन्होंने बातचीत की। ख्याल रहे जुमेरात के रोज़ 16 सिफारतकारों का वफ्द श्रीनगर पहुँचा था, जिसको फ़ौज की जानिब से कश्मीर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई थी। अपने दौरे के दूसरे और आखिरी दिन वफ्द ने जम्मू में यहाँ मुख्तलिफ नुमाइंदगियों से बातचीत की और दफ़ा 370 के ख़ात्मे के बाद से ताहाल जम्मू कश्मीर में बनी हुई सूरत हाल से मुताल्लिक़ बातचीत की। वाज़ेह रहे सिफारतकारों का ये दौरा भी मुतनाज़ा बन गया है, जिसमें इस वफ्द को जम्मू कश्मीर के महरूज सियासी कायदीन से मुलाकात नहीं करवाई गई। अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि मरकज़ी सरकार ने मुंतखबा अफराद ही को इस वफ्द से मुलाकात का मौका दिया। यही वजह थी कि यूरोपीय सिफारतकारों ने मरकज़ी सरकार की दावत को कबूल नहीं किया। The situation here. My first impression is that Jammu Kashmir, especially Srinagar, is so beautiful, and I have the feeling it's like Switzerland in Europe. And I hope that many Vietnamese tourists can come and spend their holidays here because we don't have very often snow in Vietnam. My second observation is that I see the normalcy in the daily life of the people, which is very positive. दफा 370 के बाद जिस तरह यहाँ की सियासत घने कोहरे में जो छुप गई थी या हम कहें कि नजर नहीं आ रही थी, वहीं पर अब तस्वीर साफ नहीं लेकिन धुंधली जरूर नजर आने लगी है। गुज़िश्तर रोज जो मुलाकात यहाँ के कई सियासी लीडरान ने जो गैर मुल्की सफारतकार आए थे उनसे की और लेफ्टिनेंट गवर्नर से जिस तरह से दलता बुखारी और दीगर मेंबरान असम्बली जो साबिका है उन्होंने मुलाकात की, तो ऐसा लग रहा है कि अब सियासी हलचल भी शुरू होने लगी है। लेकिन अब देखना यह है कि ये तस्वीर कब तक साफ नजर आएगी। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आज आया, इंटरनेट के हवाले से अगर बात करें तो लोगों ने कुछ हद तक राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन अब देखना यह है कि यहाँ के अवाम को वाकई तौर कब तक राहत नसीब होगी। शुजा बकाल के साथ शबनम फयाज, 4TV। सिफारतकारों के वफ्द ने आज कश्मीरी पंडितों की भी खुसूसी मुलाकात हुई। ताहम जम्मू में आज बास पंडितों की जानिब से वफ्द की आमद के मौके पर मुजाहरा किया गया। मुजाहरा करने वाले दो अफराद जो अपने हाथों में तहरीर प्ले कार्ड थामे हुए थे, इस पर इश्तियालंगेज नारे दर्ज थे। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कश्मीरी पंडितों को मजलूम और इंसाफ से महरूम करार दिया। सर, हमारा पोस्टर ही हमारी आज आवाज बना है। जैसा कि हमने पोस्टर में लिखा है, फ्री कश्मीर फ्रॉम इस्लामिक टेररिज्म। इसका मतलब ये है कि जो मेजर कॉज था जिस वजह से कश्मीरी पंडित यहाँ आए, उसका मेजर कॉज था इस्लामिक टेररिज्म। 19 जनवरी 2020 को 3 डिकेड्स हो जाएंगे कश्मीरी पंडित को वहां से भागे हुए। आज भी 30 साल के बाद भी कश्मीरी पंडित की क्या कंडीशंस है? 4 सोल्स का 13,000 रिलीफ दिया जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आजकल के टाइम में 13,000
इज नॉट सफिशिएंट। अगर एक कश्मीरी पंडित बच्चे को स्टैंडर्ड एजुकेशन चाहिए, स्टैंडर्ड खाना खाना है, अगर उसको मूवी देखने जाना है, तो उसके पास पैसा कहां से आएगा? तो ये हमारे एग्जिस्टेंस की बात है, सर्वाइवल की बात है। कश्मीर में जो लोग पत्थरबाजी करते हैं, उनकी डेफिनेशन है कि वो अनएम्प्लॉयड यूथ है। हमारे जो पापा यहाँ पे हैं वो भी ओवर एज्ड है और अनएम्प्लॉयड यूथ है। क्या हमको भी पत्थर उठाने चाहिए? हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि कश्मीरी पंडित की हर सांस में भारत माता की जय का नारा लगता है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की जानिब से दागे गए मोटर शेलिंग में फौज के लिए खिदमत अंजाम देने वाले 2 हम्माल वीरगति हासिल कर गए, जबकि 3 शहरी जख्मी हुए हैं। महलूकीन की शनाख्त मोहम्मद असलम और अल्ताफ हुसैन से की गई है। ज़राए के मुताबिक सिविलियन ने अपने जानवरों को चरवाते हुए LOC के करीब तक पहुंच गए थे। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस फायरिंग वाक़े के बाद पुंछ से लगी सरहद पर एक मरतबा फिर खौफ का माहौल देखा गया है। ये शीश फायर हुआ उनकी तरफ से 5 की होगी। हम सामान लेके जा रहे थे काम में 11 बजे, ये कुसलियाँ आ गई उनकी तरफ से आया। आज सुबह कोई 11 सवा 11 के करीब ये हमारे कुछ 4-5 लड़के काम पे जा रहे थे। तो एक पोस्ट है वहाँ डे मामा, तो उस पर काम के लिए जा रहे थे। अचानक पाकिस्तान की तरफ से फायर आया, जिसमें कोई अभी तक जो हमारे पास इतला मिली है कि 2 लड़के हमारे शहीद हो गए, उसमें 3 ज़ख्मी हुए हैं, जिनको 2 तो अभी ला चुके हैं, दूसरों को ला रहे हैं। जिला प्रशासन पुंछ का कहना है कि अभी शहीद कोई भी नहीं हुआ है, तो आपको कैसे इत्तला मिली? हाँ, वो ज़्यादा बेहतर जाने, लेकिन जो हम वहाँ पे घर वालों से राब्ते में हैं, मैं तो इधर आ गया था इनके साथ, तो जो हमारे घर वाले वहाँ पे हैं, जो आगे गए हुए हैं आर्मी के साथ जो राब्ते में हैं, तो उनसे यही इत्तला मिली थी कि 2 हमारे, और इन लड़कों ने भी आके यही कहा कि वो 2 लड़के हमारे साथ जो थे वो डेड हो गए। आज पाकिस्तान की तरफ से हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में फिर से सीज फायर वायलेशन किया गया। इसमें हमारे जो 5 आर्मी के पोर्टर, जो कि आर्मी के साथ ऐसे पोर्टर वर्क कर रहे थे, 5 हमारे बाशिंदे जो है घायल हुए, उसमें से 2 को अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा चुका है। और कंटिन्यूस फायरिंग की वजह से जो हमारे अभी 3 अफराद, जो हमारे 3 पोर्टर अभी भी जख्मी हैं, उनका इवैक्यूएशन अभी तक नहीं हो पाया है। सो हमारी जो पुलिस पार्टी है और जो आर्मी के भी पर्सनल हैं, वो वहाँ पर मौके पे ही हैं और वो पूरी कोशिश की जा रही है, जैसे ही पॉसिबल होगा उनको जल्द से जल्द इवैक्यूएशन किया जाएगा। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कंटिन्यूस फायरिंग की जा रही है, इस वजह से अभी तक उनका इवैक्यूएशन नहीं हुआ है। कोई भी डेथ रिपोर्टेड नहीं है। अभी 2 लोग जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में पहुँचे हैं, वो दोनों ही स्टेबल हैं। और 3 जो, जैसे मैंने आपको बताया, 3 हमारे पर्सनल, जो हमारे 3 हमारे अफराद जो कि अभी भी जिनका इवैक्यूएशन अभी नहीं हो पाया है, और ऑनगोइंग फायरिंग की वजह से, और पूरी कोशिश की जा रही है। हमारे जो पुलिस पार्टी और जो आर्मी की पार्टी जो है, दोनों ही मौका पर मौजूद है और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उसका कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इंटरनेट की फौरी बहाली की उम्मीदें जाग उठी हैं। वादी कश्मीर में जारी दुनिया की तवील तरीन इंटरनेट पाबंदी के 160 दिन जुमा के रोज़ अहलियान वादी में उस वक्त इंटरनेट की फौरी बहाली की उम्मीदें जाग उठी जब सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को इंटरनेट की मुसलसिल पाबंदी के मामले का जायज़ा लेने की हिदायत दी। वादी में जुमा की सुबह हर एक जगह पर लोगों को, बिलखुसूस नौजवानों को, सुप्रीम कोर्ट से इंटरनेट की पाबंदी के मामले पर आने वाले फैसले के बारे में मालूमात हासिल करने में मसरूफ़ देखा गया। बाज़ लोगों ने फैसले से ये तक अख्ज़ कर लिया कि वादी में इंटरनेट खिदमात 1 हफ्ते के अंदर अंदर बहाल हो जाएंगी, जिसको वाकिफ़कार हल्कों ने दिन में ख्वाब देखने से ताबीर किया है। वो भी हमारे हक में आ गया, क्योंकि हम कब से इसके 160 दिन से कह रहे कि हमारा इंटरनेट ऑन कीजिए, क्योंकि आजकल जो डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल ज़माना है, जो भी हमारा सफ़र हो गया, जो इंटरनेट बिजनेस करते थे, जो ऑनलाइन बिजनेस करते थे, वो सफ़र हो रहे थे। तो अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया, तो ये तो बहुत ही खुशखबरी की बात है। जो ऑनलाइन बेचारे फॉर्म सबमिट करते थे, अभी रिसेंटली मैट्रिक का रिजल्ट आ गया,
बच्चे घूम रहे थे, डीसी ऑफिस जा रहे थे, एक दूसरे के पास जाते थे। आप चीज़ जो कि आप ऑनलाइन जो ऑनलाइन से सिस्टम इंटरनेट से जो अब 6 दिन के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो ऑन हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी स्टेप है। 5 महीने से जो लॉस हुआ वो लॉस कभी हमारा बेरेबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो मेंटल स्ट्रेस भी हो गया। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ते थे, जैसे आजकल जो सिस्टम होता है, जो यूनिवर्सिटी थ्रू होता है, ऑनलाइन इनका जो होता है होम टास्क होता है, जो टास्क करते हैं वो भी बेचारे सफ़र हो रहे थे। अब जो कि हमारा 5 महीने से ये जो बंद पड़ा था, इसका तो हम इस लॉस को तो हम तो निकाल ही नहीं सकते हैं। अब जो कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आ गया तो ये वेलकम स्टेप है, बहुत अच्छा वेलकम स्टेप। मतलब ये बहुत ही अच्छा इन्होंने लिया है डिसीजन। इन्होंने कहा है इंटरनेट स्टोर हो जाएगा, बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं इस टाइम इंटरनेट ना होने की वजह से। इंटरनेट हो जाएगा मतलब बहुत ज़्यादा ये तकलीफ़ें कम हो जाएगी। मतलब मैं न्यूज़ में कंटिन्यूसली पढ़ रहा था कि हमारा जो स्टूडेंट्स है, हमारा जो मेडिकल सेक्टर है बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। बहुत सारी मतलब जो मशीन्स है वो नहीं चल पा रही है क्योंकि इंटरनेट रिस्टोर नहीं हो रहा था। मतलब ऐसे ही हम जो स्टूडेंट्स हैं हम अच्छी तरीके से हम इंटरनेट के थ्रू पढ़ते थे, मतलब ऑनलाइन हमारे फॉर्म्स फिल होते थे, लेकिन वो सब चीज़ें जो हमारे लिए थी वो ख़त्म हो गई। हमारे मतलब जो स्टेट के बहुत सारे बच्चे हैं अपनी नीट और जेईई मेंस के लिए जो उनको पढ़ना होता है वो उसके लिए वो बाहर दूसरी स्टेट्स में चले। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने पीडीपी के साबिक लीडरान के बनने वाले नए ग्रुप से मुताल्लिक पूछे गए सवाल पर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि ये मरकजी सरकार की एक अरसे से कोशिश थी कि एनसी, कांग्रेस और पीडीपी से कुछ कायदीन को तोड़ा जाए और इसी सिलसिले में कई लीडरान को दिल्ली बुलाया गया था। ताहम बीजेपी कश्मीर में एक अपना ग्रुप बनाना चाहती थी जिसके लिए इन्होंने अपनी कोशिश की, लेकिन इस तरह के ग्रुप्स का उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, उनका दोष नहीं, ये केंद्रीय सरकार पिछले 1.5 साल से कोशिश कर रही थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में से कुछ लीडरों को तोड़ दिया जाए, कांग्रेस से कुछ लीडरों को तोड़ के लिया जाए, पीडीपी से कुछ लीडरों को तोड़ के लिया जाए, और ऐसा प्रयास केंद्रीय सरकार का, मरकजी सरकार का 1.5 साल से चल रहा था और कई लीडरों को उन्होंने वहाँ से दिल्ली बुलाया था और उनके साथ मीटिंगें कई बार की और इस तरह से खुद केंद्रीय सरकार डिफेक्शन करा रही थी पिछले 1.5 साल से 3 बड़ी पार्टियों में, पीडीपी में, नेशनल कॉन्फ्रेंस में और कांग्रेस में, और जिसकी वजह से कुछ लोग चले गए। तो भारतीय जनता पार्टी कश्मीर घाटी में एक अपना ग्रुप बनाना चाहती थी क्योंकि घाटी में बीजेपी का कोई ऐसा ग्रुप नहीं है या कोई एमएलए जीत के नहीं आ सकता है, तो इसलिए बड़ी पार्टियों से तोड़ के ये अपना ग्रुप बना रहे थे। लेकिन उस ग्रुप का कोई फायदा नहीं क्योंकि उन ग्रुप्स का
वजूद तभी तक है जब वो पार्टी के अंदर है। अब जैसे पीडीपी के ये लोग जो जीत के आए थे तो वो पीडीपी के मैनिफेस्टो पे जीत के आए थे, पीडीपी की पॉलिसीज़ की वजह से जीत के आए थे, पीडीपी के लीडरशिप की वजह से आए थे। या एक आध कांग्रेस का आदमी है उसमें, तो वो तो खैर जीते नहीं है, लेकिन अगर उनकी कहीं समाज में इज्जत है तो वो कांग्रेस पार्टी की वजह से है। लेकिन अगर वो कांग्रेस पार्टी से बाहर निकल गए तो एक साधारण आदमी है। तो ये प्रयास केंद्रीय सरकार की तरफ से किया जा रहा है, एक अपना ग्रुप, बीजेपी का ग्रुप किसी दूसरे नाम से खड़ा करना। दूसरी जानिब साबिक रियासती वजीर सैयद अल्ताफ बुखारी ने कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल और सिफारतकारों के वफ्द से मुताल्लिक से बात करते हुए कहा है कि इन्होंने सिफारतकारों के वफ्द को कश्मीर की सूरत हाल से वाकिफ कराया और यहाँ पाबंदियों के बशमूल सियासी महरूसीन की रिहाई को जरूरी करार दिया। नाज़रीन, हमारे साथ है एक्स मिनिस्टर सैयद अल्ताफ बुखारी, जिन्होंने हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी मुलाकात की, एक मेमोरेंडम भी पेश किया, कुछ साबिक मेंबरान असेंबली भी उनके साथ थे और जो गैर मुल्की जो सफारतकार यहाँ दौरे पे आए थे उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। लेकिन बातें बहुत सारी उठी, सवालात बहुत सारे उठे। पहले बुखारी साहब से यही कहना चाहेंगे कि ये जो मेमोरेंडम आपने पेश किया या गैर मुल्की जो सफारतकार है उनसे मुलाकात की, क्या कुछ किया आपने? जहाँ तक गैर मुल्की सफारतकारों से मुलाकात का ताल्लुक है, हमें मदऊ किया गया था लंच के लिए। हम गए, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हुआ 5 अगस्त से पहले के हालात और 5 अगस्त के बाद के हालात पे। हमने उन्हें कहा क्या हालात रहे, कैसे रहे, क्या कुछ गुजर रहे हैं, हम लोग किन मसाइब से गुजर रहे हैं हमारे लोग। हमारी बात हुई, जो लोग बंद हैं उनको जल्द से जल्द रहा किया जाए, जो सियासी कायदीन बंद हैं उनको रहा किया जाए। इंटरनेट के हवाले से बात हुई, इस पर भी बात हुई कि स्टेट को जो स्टेटहुड ले गए हैं उसके क्या नुकसान क्या हैं और 370 जाने के नुकसान क्या हैं। उनने हमने मेमोरेंडम दिया था गवर्नर को, उसके हवाले से बात की कि डोमिसाइल ऑफ लैंड, डोमिसाइल फॉर जॉब्स आप हम क्यों डिमांड कर रहे हैं, इकॉनमी के बारे में बात हुई। बहरहाल पूरी बातचीत हुई। इट वॉज अ फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। बुखारी साहब, थर्ड फ्रंट की बातें अल्ताफ बुखारी साहब उसको हेड कर रहे हैं और साथ ही आपने देखा कि पीडीपी से कई मेंबरान असेंबली को खारिज किया गया बुनियादी रुकनियत से, तो इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, जहाँ तक थर्ड फ्रंट की बात है, मैं वाज़ह करना चाहता हूँ मैं कोई थर्ड फ्रंट नहीं बना रहा हूँ। नंबर 2, अभी इसमें आप सियासी नुक्ते नज़र से इसे ना देखिए कि कोई सियासत इसके पीछे कार फरमा है। इस वक्त खाली ये कार फरमा है इसके पीछे कि लोगों की मुश्किलात हैं, किसी न किसी को सामने आके इनको उजागर करना है और इनका मदावा करवाना है। और उसके लिए सियासी जमातें हैं ऑलरेडी। शायद उन लोगों की पूरी तवज्जो इस वक्त ये है कि उनके कायदीन कैसे बाहर आए, जबकि बदकिस्मती की बात है उनका पूरा जो इस वक्त ये रहना चाहिए था लोगों के मुश्किलात पे, क्योंकि इस वक्त ज़्यादा फ़र्ज था उनको कि वो लोगों के मुश्किलात के अजाले के लिए काम करें। लेकिन बदकिस्मती से उन लोगों की पूरी एनर्जीज जो हैं वो खाली ये कायदीन कैसे रहा हुआ है और तब तक उन्होंने वो जैसे भूल गए हैं कि लोगों को कोई मुश्किलात नहीं है। बहुत से यहाँ पे सवाल उठ रहे हैं कि मरकज में जो वजीर दाखिला है अमित शाह जी, उनसे अगर बात होती, क्या कोई प्रोसेस ऐसी शुरू की है आपने कि उनसे मुलाकात हो, ये मसला उन तक पहुँचाया जाए? देखिए, ये एक प्रोसेस का फॉर्मेट होता है। प्रोसेस का फॉर्मेट ये है कि वजीर दाखिला के नुमाइंदा हैं यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो सीधी सी बात है, जब यूनियन टेरिटरी बन गई तो वो उनके नुमाइंदे, हम गए उनसे मिले, कुछ चीज़ें वो खुद करेंगे, कुछ चीज़ों के लिए उनकी रिकमेंडेशन वहाँ जाएगी। पार्लियामेंट ने कुछ चीज़ें करनी है, वजीर दाखिला ने कुछ चीज़ें करनी है, कुछ चीज़ें वजीर आज़म ने करनी है, कुछ चीज़ें उन सब लोगों ने मिलजुल के करनी है। तो हमें जिस फोरम में जाना पड़ेगा, हमें जिस जगह पे जाना पड़ेगा इस मसले के हल के लिए हम जाएंगे। और हम रात के अंधेरों में नहीं जाते, हम दिन में जाते हैं। हम उन लोगों में से नहीं है जो रात के अंधेरों में जाते हैं। साथ ही हमें बताइए कि जो 370 को हटाना, आर्टिकल 35 को हटाना, स्टेट खुद को छीनना,
इस पर अगर अल्ताफ बुखारी साहब से कहा जाए कि आप अगर दिल्ली से बात करते हैं, यहाँ बात करते हैं, क्या आप कुछ बदल इसका चाहते हैं या आपके बिल्कुल आप चाहते हैं कि वही चीजें वापस आनी चाहिए? देखिए साहब, जहां तक 370 के हटने का ताल्लुक है या 35A का ताल्लुक है, ये तो सुप्रीम कोर्ट में है। जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी वही सब पार्टियों को मानना पड़ेगा और मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगी। और साथ ही अगर इलेक्शंस कराना चाहे, यहाँ मरकजी सरकार अगर कराना चाहेगी तो यूटी के अंदर, क्योंकि कई लोगों ने बड़ी तनकीद की है कि अगर कोई ऐसा फोरम सामने आता है, फ्रंट सामने आता है जो यूटी में इलेक्शन कराए, उसका कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर कराना चाहे, आपकी राय क्या होगी? मुझे ये बताइए, इलेक्शन किस चीज के लिए होते हैं? इलेक्शन किस चीज के लिए होते हैं? लोगों की खिदमत करने के लिए। तो इससे क्या फर्क है कि वो यूटी में होते हैं या स्टेटहुड में होते हैं? शायद उनके जो लोग ये ऐसा सोचते हैं, उनको कोई इसमें कोई खास कोई वजह होगी। तो जब हम जानेंगे उनसे वजह क्या है, अगर वजह लोगों के इंटरेस्ट की होगी उस वक्त उनसे बात करेंगे, अगर लोगों के इंटरेस्ट की नहीं होगी तो हम कोई बात नहीं करेंगे। बाकी जहां तक इलेक्शंस का ताल्लुक, जम्मू कश्मीर जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कश्मीर में इंटरनेट सहूलियात को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। वादी कश्मीर 5 अगस्त से तमाम तरह की इंटरनेट खदमात की मुसलसिल मुअत्तली पर जम्मू कश्मीर हुकूमत को हदफ तनकीद बनाते हुए जम्मू कश्मीर यंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने वादी में इंटरनेट सर्विस की फौरी बहाली का मुतालबा किया ताकि सहाफ़ियों और सहाफ़ती इदारों को दरपेश मुश्किलात का किसी हद तक इजाला हो सके। JKY-JA के सदर एजाज वार की तरफ से जुमा के रोज जारी एक बयान में कहा गया है कि वादी में इंटरनेट सहूलियात पर 5 अगस्त से जारी पाबंदियों से न सिर्फ सहाफ़ियों के काम बल्कि उनके रोजगार पर भी मनफी असरात मुरत्तिब हुए हैं और यहाँ के मीडिया इदारों को गुनागो मुश्किलात का सामना है। इन्होंने अपने बयान में कहा है कि मुस्तकबिल करीब में भी इंटरनेट की बहाली की कोई सूरत नजर न आने से यहाँ के सहाफ़ियों बिलखुसूस कश्मीर नशीन ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल्स के मुस्तकबिल पर खतरे की तलवार लटक रही है। कांग्रेस के सीनियर लीडर शशि थरूर ने 16 ममालिक के सिफारतकारों के जम्मू कश्मीर के दौरे को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने भारत के सियासतदानों को कश्मीर जाने से रोक दिए जाने पर मरकजी सरकार की मजम्मत की। इन्होंने कहा कि आखिर क्यों हमारे लीडरान को गिरफ्तार किया गया और कश्मीर में पिछले 5 महीनों से इंटरनेट बंद है। To permit an all-party delegation of MPs to go to Kashmir and to see for themselves what the conditions in Kashmir are. For the government, which has still not replied to the request for an all-party delegation, for the government to turn away Indian MPs from the airport, as has happened to Rahul Gandhi and others, and for that government to take a stage-managed delegation, first of European MPs and now foreign ambassadors, this is an absolute insult to our democracy. In our country, the people who are first and foremost responsible for the well-being of Indians are the elected representatives of the Indian people in Parliament. They are the ones who should be taken by the government to see Kashmir. They are the ones who should come back and report to the people of India what the situation is. You're more interested in impressing European MPs, in impressing foreign ambassadors, because you are suffering a crisis of credibility abroad. Let me say to the government, you're suffering a bigger crisis of credibility within India. Please address it. Invite the MPs to come to Kashmir. अक़वाम मुत्तहिदा के लिए भारत के मुस्तकिल मंदूब सैयद अकबरुद्दीन ने अक़वाम मुत्तहिदा के एक खुले मुबाहिसे में शिरकत के दौरान पाकिस्तान की जानिब से भारत पर आयद किए जाने वाले इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। भारत में मुसलमानों को दबाने और जम्मू कश्मीर में आयद मुख्तलिफ पाबंदियों को इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी करार देने पर सैयद अकबरुद्दीन ने पाकिस्तान के अपने हम मनसब से कहा कि हमारे पास आपके मॉलवीड्स की कोई परवाह नहीं। As well of relevance and performance, the globalization of terror networks, the weaponizations of new technology, the inability to counter those resorting to subversive statecraft are showing up the shortcomings of the Council. One delegation that epitomizes the dark arts has, yet again, displayed its wares
by peddling falsehoods earlier today. These we dismiss with disdain. My simple response to that delegation, the delegation of Pakistan, is even though it is late, neighbor, heal thyself of your malaise. There are no takers here for your malware. Mr. President, we need the Council as part of the political kit to address ongoing and future threats to global peace and security. The answer to the crisis the Council faces lies in invoking and working through the Charter provisions that provide for reform and change. We need a Council that is representative of current realities, credible and legitimate, rather than one that rests merely on the realm that it existed at the inception. The Council needs to be fit for purpose for the 21st century. As Mahatma Gandhi once said, one must care about the world one will not see. Resilient organizations are those that are not resistant to change, or else current emergencies can turn into catastrophes, even while we continue our endless prevarication. Humanity, it is said, progresses when it collectively rises to its responsibility to the future. That time to act is now. I thank you, Mr. President. पैंथर्स पार्टी के सरपरस्त डॉक्टर भीम सिंह ने जम्मू कश्मीर के लिए 16 सिफारतकारों के दौरे पर सख्त एतराज जताते हुए मोदी सरकार से सवाल किया कि आखिर इस वक्त को किससे मुलाकात करवाई गई, जबकि यहां के सियासतदान कैद व बंद से दो चार हैं। इन्होंने मोदी सरकार की जम्मू कश्मीर के तई पॉलिसी को अफसोसनाक करार दिया। ना जम्मू कश्मीर के लोग कन्विंस हैं, ना भारत के लोग कन्विंस हैं, ना तो अनपढ़ लोग कन्विंस हैं, ना इंटेलेक्चुअल हैं। आप 15 विदेशी डिप्लोमेट्स को जम्मू कश्मीर, जिसे आपने भारत का अटूट अंग बना दिया है, इसको किनसे मिलेंगे? उन लोगों को जेल में क्यों रखा है? खुद कह रहे हैं कि ये जो डिप्लोमेट्स जेल में, पॉलिटिशियन जेल में हैं, एक्स चीफ मिनिस्टर जेल में हैं, इन्होंने कोई दोष नहीं किया है। जम्मू कश्मीर में पब्लिक सेफ्टी एक्ट खत्म हो चुका है, यानी जिस कानून के तहत इनको जेलों में रख के डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, वो कानून भी खत्म हो चुका है। ये मजाक है और मैं हैरान हूं हिंदुस्तान की पार्लियामेंट की खामोशी पर। मैं हैरान हूं हिंदुस्तान के इंटेलेक्चुअल, लॉ मिनिस्टर्स, होम मिनिस्टर्स, उनकी खामोशी और जहालत पर। ये मालूम ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर में क्या हालत है, क्या सिचुएशन है, और ये जेलें क्यों हैं, किसके लिए हैं। जामा मस्जिद श्रीनगर में आज नमाज जुमा अदा की गई। तारीखी जामा मस्जिद जो 4 अगस्त से तकरीबन 4 माह फोर्सेस के मुहासरे में रही और यहाँ मुसलसिल कई जुमा नमाज अदा नहीं की जा सकी थी। अगरचे आज भी जामा मस्जिद इलाके में सिक्योरिटी के वसीतर बंदोबस्त किए गए थे और इस दौरान यहाँ लोगों ने नमाज जुमा अदा की। Allah
महकमे पीडीडी से वाबस्ता सैकड़ों डेली वेजर्स ने आज अनंतनाग में एहतजाज किया और इनकी देरीना मुतालबात पूरे करने का हुकूमत पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि 11 जनवरी तक हुकूमत अगर इनके मुतालबात की यकसुई के लिए कोई पहल नहीं करेगी तो फिर उनके एहतजाज में मजीद शिद्दत पैदा होगी। टकराएगा, लाना है, लाना है, लाना है, लाना है, आज टेक्निकल एम्प्लॉइज फेडरेशन इनके प्रोग्राम को हातमी शक्ल देकर इजहार यकजहती के लिए हम यहाँ जमा हुए और गवर्नर इंतजामिया से इस्तिदा करते हैं, खुसूसन मैनेजिंग डायरेक्टर साहब से, गवर्नर इंतजामिया से और पावर मैनेजमेंट से कि डेली वेजरों का जो मसला है ये अकेले इस सफ़र में नहीं लड़ रहे हैं। उनके साथ पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तमाम मुलाजमीन जो रेगुलर हैं, नॉन गेजेटेड कैडर से हैं, टेक्निकल एम्प्लॉइज फेडरेशन की वसातत से हैं, इवन की जो भी मुलाजिम इस वक्त रेगुलर डिपार्टमेंट में हैं, हम उनके साथ इजहार यकजहती करते हैं और इंतजामिया से इस्तिदा करते हैं और वारन करते हैं मीडिया की वसातत से अगर उनकी रेगुलराइजेशन जल्द से जल्द नहीं होगी तो आइंदा का जो प्रोग्राम होगा वो डेली वेजरों के शाना बशाना होगा और उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे उसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पर आएगी। तो काफी अभी तक हमने कॉल दी है, बटवार तक हमने कॉल दी है, 11 तारीख तक हमने कॉल दी थी। अगर 11 तारीख से पहले हमारा मसला हल नहीं हुआ तो क्या होगा, इनकलाब आएगा। हम बैकबोन है खासकर इस डिपार्टमेंट की, पीडीडी डिपार्टमेंट की बैकबोन है हम डेली वेज है। अगर निजाम चलाते हैं इस वक्त पीडीडी डिपार्टमेंट में वो तो डेली वेज ही चलाते हैं और जो भी काम पोल लगाते हैं और रेवेन्यू लाते हैं और जो भी काम होता है, जो रिसीविंग स्टेशन चलाते हैं वो डेली वेज ही चलाते हैं। अगर हमारे साथ 11 तारीख तक इंसाफ नहीं हुआ और नामो निशान मिट जाएगा डिपार्टमेंट। आज टेक्निकल एम्प्लॉइज फेडरेशन इनके प्रोग्राम को हातमी शक्ल देकर करो, होने तक मिल गया 17,000 लागू करो। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने 26 अफराद के खिलाफ लगाए जाने वाले PSA को आज बर्खास्त कर दिया। ये 26 अफराद 2 दिनों मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाक़ों के मुख्तलिफ जेलों में महरूस हैं। गुज़िश्ता बरस 5 अगस्त को दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद इन अफराद को गिरफ्तार किया गया था और इन पर PSA आयद किया गया था। हुक्काम का कहना है कि हालात को नॉर्मल बनाने के लिए एक शुरुआत की गई है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। कश्मीर में इम्तिनात पर 1 हफ्ते में हुकूमत नजरसानी करे, सुप्रीम कोर्ट की हुकूमत को हिदायत। कहा गैर मुअय्यना वक्त तक इंटरनेट पर पाबंदी की इजाजत नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने दोहरी जारहियत को बेनकाब कर दिया। गुलाम नबी आजाद का रद्द-ए-अमल फैसले को कपिल सिब्बल ने शफाफियत और जमहूरियत की तरफ एक अहम कदम करार दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी का भी आया रद्द-ए-अमल सामने। रविंद्र रायना ने इश्तियाल अंगेजी की रोकथाम पर दिया जोर। जम्मू में सिफारतकारों के वफ्द ने की पंडितों से मुलाकात। 2 रोजा दौरे का हुआ इख्तिताम। अल्ताफ बुखारी ने कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर जताई तशवीश। 4TV से बात करते हुए अपने ख्यालात का किया इजहार। अनंतनाग में PDP मुलाजमीन का एहतजाज, मांगे पूरी करने हुकूमत पर दिया जोर। जामा मस्जिद श्रीनगर में अदा की गई नमाज जुमा। सिक्योरिटी के लिए किए गए थे वसीतर बंदोबस्त।
इसी के साथ 40वीं कश्मीर अख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।